हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द लर्निंग कैपिटल। दोस्तों, टॉप 10 बेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज का ये आज 11वां वीडियो है। इससे पहले हमने 10 वीडियो अपलोड करे हैं, तो यदि आपने अब तक उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चीनी लेखक फाहियान सर्वप्रथम किसके दरबार में आया था? चाइनीज राइटर फाहियान फर्स्ट कम टू हुज कोर्ट? दोस्तों, ऑप्शन दिए गए हैं बिंदुसार, अशोक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दोस्तों, चीनी लेखक फाहियान सर्वप्रथम किसके दरबार में आया था? तो वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य भी बोला जाता है, इनके दरबार में आया था। ठीक है, ये गुप्त वंश के शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। इसके अलावा इनकी भी बात कर लेते हैं। तो बिंदुसार, इनका संबंध है मौर्य वंश से, मौर्य वंश से इनका संबंध है। ठीक है, और इनको अमित्रघात की उपाधि दी जाती है। अमित्रघात, अमित्रघात जिसको बोला जाता है शत्रु विनाशक। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और इनके दरबार में कौन आया था? तो इनके दरबार में डाइमेकस, डाइमेकस लेखक आया था इनके दरबार में। ठीक है, इनकी भी बात कर लेते हैं। तो अशोक की बात करते हैं। तो अशोक मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में माने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये एकमात्र ऐसे शासक हैं जो कभी एक भी युद्ध कभी भी नहीं हारे। ठीक है, अशोक एक भी युद्ध नहीं हारे। इसके अलावा इन्होंने बौद्ध प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को, ठीक है, श्रीलंका भेजा था बौद्ध प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और मौर्य वंश से संबंधित जो जानकारियां मिलती हैं वह अशोक के अभिलेखों से, अशोक के अभिलेखों से विस्तृत जानकारियां मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा इनकी बात कर लेते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक को, हाँ दोस्तों, अशोक को जो उपाधि मिली थी वो कौन सी मिली थी? देवा नाम प्रिय की। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर लेते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक का संबंध है तुगलक वंश से। ठीक है, और इनके समय में कौन सा लेखक आया था? तो इनके समय में आया था इब्न बतूता। इब्न बतूता भारत आया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटते? विच रिवर ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, कांगो रिवर, लिम्पोपो रिवर, नील रिवर या फिर नाइजर रिवर। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो वो है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। ठीक है, इसके अलावा इनकी भी बात कर लेते हैं। तो नील नदी की बात करते हैं। नील नदी विश्व की सबसे ज़्यादा बड़ी नदी है, लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है, ये और कहाँ से निकलती है ये? तो ये विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील से निकल के और ये उत्तर की ओर चलते हुए चार देशों से जाती है, दक्षिणी सूडान, मिस्र और युगांडा। ठीक है, इसके अलावा ये गिरती कहाँ है? तो ये गिरती है जाके भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी में गिरती है। और मिस्र में इस पर एक बांध है, अस्वान बांध, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अस्वान बांध पूछा जाता है कौन सी नदी पर है? तो ये नील नदी पर है, अस्वान डैम। ठीक है दोस्तों, इनकी भी बात कर लेते हैं। तो कांगो नदी की बात करते हैं। तो कांगो नदी विषुवत रेखा को 0 डिग्री इक्वेटर, जिसको बोला जाता है, इक्वेटर को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? कांगो नदी। ठीक है, नाइजर नदी की बात कर लेते हैं। तो नाइजर नदी नाइजीरिया में बहती है। नाइजीरिया अफ्रीका के एक देश है। ठीक है, और नाइजर नदी की जो घाटी है, ठीक है, वहाँ पेट्रोलियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं, पेट्रोलियम के विशाल भंडार। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कर्नाटक में क्या कहा जाता है? व्हाट इज द रेनफॉल कॉल्ड इन समर इन कर्नाटक? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, नॉर्वेस्टर, चेरी ब्लास्म, आम्र वर्षा या फिर काल बैसाखी। तो दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में जो कर्नाटक में वर्षा होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है चेरी ब्लास्म, चेरी ब्लास्म कहलाती है। इसके अलावा इसको कॉफी वर्षा भी बोला जाता है कर्नाटक में। ठीक है, इनकी भी बात कर लेते हैं। तो नॉर्वेस्टर कहाँ बोला जाता है? ये पूर्वी भारत में बोला जाता है ना, पूर्वी भारत में जो 7 सिस्टर्स हैं, नॉर्वेस्टर बोला जाता है वहाँ ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को। इसके अलावा आम्र वर्षा कहाँ बोला जाता है? तो ये बोला जाता है केरल में। केरल में जो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है
उसे क्या बोला जाता है, आम्र वर्षा। ठीक है, काल बैसाखी की बात कर ले तो काल बैसाखी बोला जाता है कोलकाता में। कोलकाता में जो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है उसको बोला जाता है काल बैसाखी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया टेकन फ्रॉम विच कंट्री? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन या फिर रूस। तो दोस्तों भारत में जो संसदीय प्रणाली की व्यवस्था है, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, वो कहाँ से लिया गया? तो वो ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा इनकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं। तो अमेरिका से क्या लिया गया है? अमेरिका से मुख्य रूप से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जिन्हें बोला जाता है, तो अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, इनकी भी बात कर लेते हैं। तो रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिया गया है रूस के संविधान से। इसके अलावा आयरलैंड के संविधान से, तो यहाँ से क्या लिया गया है? डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी ले गए हैं आयरलैंड के संविधान से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? द अल्टरनेटिंग करंट एसी इज कन्वर्टेड इनटू अ डायरेक्ट करंट डीसी बाय विच डिवाइस? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, फिल्टर, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर या फिर इलेक्ट्रिकल मोटर। तो दोस्तों जो एसी को डीसी में डिवाइस कन्वर्ट करती है वो कौन सी होती है? वो होती है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर डिवाइस एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, इसके अलावा इनकी भी बात करते हैं। तो फिल्टर क्या करता है? ये जो अवांछनीय सिग्नल होते हैं, अवांछनीय सिग्नल को रोक देता है और आउटपुट में रेक्टिफाइड आउटपुट प्रदान करता है, रेक्टिफाइड आउटपुट प्रदान करता है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर की बात कर ले तो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने में। किसका उपयोग? तो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। विद्युत मोटर की बात कर लें, इलेक्ट्रिकल मोटर की, तो ये इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी रहती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विस्फोटक पदार्थ नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज नॉट एन एक्सप्लोसिव सब्सटेंस? ऑप्शन दिएगा दोस्तों, टीएनपी, टीएनटी, आरडीएक्स या फिर नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। तो दोस्तों टीएनपी, टीएनटी और आरडीएक्स तीनों विस्फोटक पदार्थ हैं। ये नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये विस्फोटक पदार्थ नहीं है। ये कब यूज किया जाता है? पेशेंट को बेहोश करने के लिए। ठीक, जब ऑपरेशन किया जाता है डॉक्टरों द्वारा तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। इनकी भी बात कर लेते हैं। तो टीएनटी की बात करते हैं सबसे पहले। तो टीएनटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्राई नाइट्रोटोल्विन, ट्राई नाइट्रोटोल्विन होता है टीएनटी का फुल फॉर्म। ठीक है, इसके अलावा इनकी भी बात कर लेते हैं। तो टीएनपी का फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, आरडीएक्स की बात कर ले तो ये भी एक विस्फोटक है। इसका जो केमिकल नेम होता है वो ट्राई मिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन। ठीक है, ये होता है। इसके अलावा थोड़ी सी और बात कर लेते हैं आरडीएक्स की। तो आरडीएक्स को यूएसए में साइक्लोनाइट बोला जाता है, जर्मनी में क्या बोला जाता है? तो जर्मनी में हेक्सोजन बोला जाता है और इटली में बोला जाता है टी4 बोला जाता है आरडीएक्स को। कहाँ? इटली में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, प्यूस ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, यकृत, लीवर, एड्रिनल ग्लैंड और लार ग्रंथि। ठीक है, सेलेवरी ग्लैंड। तो दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत मानव शरीर के लीवर कहते हैं जिसको, तो वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, थोड़ी सी बात करते हैं यकृत की। तो यकृत से निकलता है अपना बाइल जूस निकलता है जिसको पित्तरस बोला जाता है, बाइल जूस निकलता है। ठीक है, इसके अलावा फाइब्रिनोजिन भी निकलता है यहीं से, फाइब्रिनोजन निकलता है। ये फाइब्रिनोजन क्या करता है? तो ये रक्त का जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, जो रक्त का थक्का जमता है उसमें मदद करता है। इसके अलावा ये हिपैरिन भी निकलता है यकृत से ही, हिपैरिन ये क्या करता है? तो हिपैरिन जो अंदर रहता है, रक्त अंदर ब्लड रहता है, उसको जमने से रोकता है। ठीक है दोस्तों, इनकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले
पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड की। ये अपने आप में काफ़ी एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है, इसको अपन सेपरेट लेक्चर में कवर करेंगे। तो इसको बोला जाता है, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, इसको बोला जाता है मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। इसके अलावा इसमें कई प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे कि कुछ हार्मोन्स देख लेते हैं अपन। एसटीएच निकलता है, एसटीएच निकलता है, एसटीएच, ठीक है, जिसको सोमेटोट्रॉपिक बोला है, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन बोला जाता है एसटीएच को। ये क्या करता है, तो ये हड्डियों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। ये आदमी या ज़्यादा बढ़ जाता है जब ये ज़्यादा निकलता है, स्रावित होता है, और इसकी कमी से बौनापन भी हो जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, कुछ और इनको भी देख लेते हैं। तो एड्रिनल ग्रंथि की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो एड्रिनल ग्रंथि से सेक्स हार्मोन्स निकलते हैं, सेक्स हार्मोन्स निकलते हैं एड्रिनल ग्रंथि से अपने। इसके अलावा एड्रिनल ग्रंथि को जीवन रक्षक भी कहा जाता है, जीवन रक्षक ग्रंथि, जीवन रक्षक, ठीक है दोस्तों। थोड़ी सी इनकी बात करते हैं। लार ग्रंथियाँ क्या होती हैं, तो लार ग्रंथियाँ होती हैं, इनमें से दो प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से, टायलिन निकलता है, टायलिन निकलता है, और इसके अलावा लाइसोजाइम निकलता है, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, ये दोनों हार्मोन्स निकलते हैं अपनी लार ग्रंथियों से। टायलिन क्या करता है, तो ये स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, तो वो अपने पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष। नीति आयोग की थोड़ी सी बात कर ले तो नीति आयोग को पहले क्या कहा जाता था, पहले कहा जाता था योजना आयोग, योजना आयोग, योजना आयोग, ठीक है। अपने वर्तमान में अभी पीएम कौन है, तो वह है श्री नरेंद्र मोदी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड। ऑप्शन दिए गए दोस्तों, 4 फरवरी, 24 फरवरी, 18 अप्रैल या फिर 12 अगस्त। तो दोस्तों विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है 4 फरवरी को, 4 फरवरी को हर साल मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस, ठीक है। इनकी भी बात कर लेते हैं। तो 24 फरवरी को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, ठीक है। 18 अप्रैल की बात कर लें तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है अपने 18 अप्रैल को, विश्व विरासत दिवस। 12 अगस्त की बात कर लें तो 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व युवा दिवस, विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। और अपने यहाँ जो राष्ट्रीय युवा दिवस होता है वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 12 जनवरी को, 12 जनवरी को मनाया जाता है, और ये विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अंतिम क्वेश्चन है आज का, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन है, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन मेंबर ऑफ आईओसी। ऑप्शन दिए गए दोस्तों, बुला चौधरी, मेहर मूसा, पुनीत अरोड़ा या फिर नीता अंबानी। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में जो पहली भारतीय महिला सदस्य है वो कौन है, वो है नीता अंबानी, नीता अंबानी है आईओसी की पहली भारतीय महिला सदस्य, ठीक है। इनकी भी बात कर लेते हैं। तो बुला चौधरी की सबसे पहले बात करते हैं। तो ये 7 महासागरों को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला है, ठीक है। मेहर मूसा की बात करते हैं। तो मेहर मूसा अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है। पुनीत अरोड़ा की बात करें तो पुनीत अरोड़ा पहली भारतीय महिला लेफ्टिनेंट जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत अरोड़ा, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का हमारा सेशन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, ठीक है। धन्यवाद।